दोस्तों, आज से यूपीएससी सिलेबस का पहला जीएस पेपर का अध्ययन शुरू हो रहा है। पूरी तैयारी एकदम मुफ्त में कराई जाएगी। आप इस टारगेट सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ओके, चलो क्लास शुरू करते हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाए। पढ़ाई के साथ नोट्स भी बनाते चलना है। आज जीएस 1 का आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक शुरू होगा। लेट्स स्टार्ट। संस्कृति का अध्ययन कैसे करें? कला एवं संस्कृति क्या है? दोनों के बीच क्या अंतर है? वास्तुकला। वास्तुकला, मूर्ति, भारतीय चित्रकला, धर्म। दर्शन, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य, थिएटर। पाखंड, भारतीय सिनेमा और सर्कस। भक्ति और सूफी आंदोलन। भाषा एवं साहित्य। मेले, त्योहार और शिल्प। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति। भारतीय विरासत का संवर्धन एवं संरक्षण। भारत में मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा। भारत में मार्शल आर्ट। कला एवं संस्कृति का अध्ययन कैसे करें? समझने के उद्देश्य से हम पहले भारतीय कला और संस्कृति के अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों की सूची बनाते हैं। विशिष्ट भारतीय कला और संस्कृति एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी। कक्षा 11, भारतीय कला का परिचय, भाग I। कक्षा 11, भारत की जीवित शिल्प परंपराएं। नई एनसीईआरटी इतिहास पाठ्य पुस्तकों में कला और संस्कृति सामग्री, कक्षा 6 से कक्षा 12 एनसीईआरटी। इंस्टापीडिया के अंतर्गत कला और संस्कृति अनुभाग। सामग्री नियमित रूप से जोड़ी और अद्यतन की जाएगी। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, प्रारंभिक और मुख्य दोनों। करंट अफेयर्स मुख्य परीक्षा की और उन्मुखीकरण के साथ उदाहरणों में शामिल है। हॉलो बुलेट, गूगल डूडल, सरकारी पहल, यूनेस्को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्णय, गणतंत्र दिवस परेड, पद्म पुरस्कार आदि। हॉलो बुलेट, भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े मुद्दे, उदाहरण जल्लीकट्टू, सबरीमाला, कला चोरी, सुभाष कपूर, मूर्तियों को गिराना, उदाहरण अफ्रीका में घाना विश्वविद्यालय में गांधी की मूर्ति, उपनिवेशवादियों द्वारा एक बार छीन ली गई कलाकृतियों की वापसी का मुद्दा किसी समय आदि, भारत में कलाकृतियों के संरक्षण की स्थिति आदि। इंटरनेट का विवेकपूर्ण उपयोग। आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए तमिलनाडु राज्य पाठ्यक्रम इतिहास की पाठ्य पुस्तक को कवर करना होगा। इस प्रक्रिया में आप कुछ कला और संस्कृति सामग्री भी एकत्र करेंगे। अब कोई भारतीय कला और संस्कृति जैसी विशाल चीज का अध्ययन कैसे कर सकता है, जहां से प्रश्न विविध और विविध है। प्रारंभिक परीक्षा में औसतन लगभग 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा में स्थिति अलग है। 2019 में केवल एक 10 मार्कर वाला प्रश्न था। वहीं 2020 में 4 प्रश्न ऐसे थे जो 50 अंकों के थे। मंत्र बार बार दोहराया जाता है, अपने स्रोतों पर टिके रहें। इन स्रोतों को बार बार दोहराएं। अभ्यास परीक्षण प्रारंभिक और मुख्य दोनों। भारतीय कला और संस्कृति को तैयार करने में पहला कदम विषय से परिचित होने के लिए अपने स्रोतों का कम से कम एक बार अध्ययन करना है। अपने अध्ययन को आकर्षक बनाने के लिए गूगल इमेज और यूट्यूब वीडियो का विवेकपूर्ण उपयोग करें। अन्यथा कला और संस्कृति उबाऊ हो सकती है। अपने अध्ययन को रोचक बनाने के कुछ अन्य तरीके। मानचित्र तैयार करें, उदाहरण के लिए सभी लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, मार्शल आर्ट, राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आदि के मानचित्र तैयार करें। आपके एनसीईआरटी के पास पहले से ही कई मानचित्र हैं, उदाहरण के लिए भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों का पता लगाने वाला मानचित्र। तालिकाएं तैयार करें, उदाहरणार्थ विभिन्न मंदिरों के निर्माण की अनुमानित तिथियां और उनके संरक्षकों के नाम,
भक्ति सूफी संतों की अनुमानित तारीखें एनसीईआरटी में इस पर पहले से ही एक तालिका मौजूद है। इमेजरी के साथ एक दस्तावेज तैयार करें ताकि आप हर बार भारतीय कला और संस्कृति को संशोधित करने के लिए उस फाइल का उपयोग कर सकें और आपको उन्हें बार बार गूगल पर खोजने की आवश्यकता न पड़े। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों से निपटने के लिए इस विषय का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए? पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों में आए प्रत्येक विकल्प के लिए 50 शब्दों की सामग्री तैयार करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपीएससी उनमें से ऐसे विकल्पों को चुनता है और उन पर केंद्रित आगामी प्रश्नपत्रों के लिए प्रश्न तैयार करता है। आने वाले प्रश्नों के प्रकार को पहचानें और इस आधार पर अपने अध्ययन को प्राथमिकता दें। उदाहरण 1 खतरनाक, डी शब्द तारीखें महत्वपूर्ण है। कला और संस्कृति सहित इतिहास के कई प्रश्न तिथियों से परिचित होने पर आधारित होते हैं। 2 बौद्ध धर्म और जैन धर्म, विशेषकर जैन धर्म पर प्रश्न बार बार आते हैं। 3 भारतीय कला और संस्कृति में कई अनोखी चीजें हैं जिन पर यूपीएससी प्रश्न पूछता है। उदाहरण के लिए अशोक की कानागनहल्ली राहत जिस पर उनका नाम अंकित है, उदयगिरी में वराह संस्कृति आदि। ऐसे कई अन्य रुझानों की पहचान करें। अपने अध्ययन के साथ साथ विषयवार एमसीक्यू का प्रयास करें। स्रोतों के अध्ययन के हर दौर के बाद ही विशेष पूर्ण लंबाई कला और संस्कृति मॉक टेस्ट का प्रयास करें। आप अपनी कमजोरियों पर काम किए बिना और अपने सभी स्रोतों को एक बार फिर से संशोधित किए बिना किसी भी विषय में मॉक में अपने स्कोर में सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रत्येक परीक्षण का उपयोग केवल अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए न करें। प्रत्येक परीक्षण का उपयोग आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ यह समझने के लिए भी किया जाना चाहिए कि संभावित प्रकार के प्रश्न क्या हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा में प्रश्नों से निपटने के लिए इस विषय का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए? 1 आने वाले प्रश्नों के प्रकार को पहचानें और इस आधार पर अपने अध्ययन को प्राथमिकता दें। उदाहरण ऐसे प्रश्न हैं जो भक्ति सूफी परंपरा, बौद्ध धर्म, बौद्ध कला, साहित्य से संबंधित प्रश्न, 2013 संगम साहित्य, 2016 कृष्णदेवराय साहित्य संरक्षक, 2018 भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी और अरब विवरण पर आते हैं। 2020 फारसी साहित्यिक स्रोत आदि। 2013 के बाद से आने वाले प्रत्येक ए&सी प्रश्न के लिए 250 शब्द उत्तर तैयार करें। 3 2013 से इतिहास के वैकल्पिक पेपरों में आने वाले प्रत्येक ए&सी प्रश्न के लिए 250 शब्द उत्तर तैयार करें। हाँ, आपने सही पढ़ा। इतिहास वैकल्पिक पेपर। 4 समाचार में ए&सी से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दें। उदाहरण हाल ही में लोक संगीत संरक्षण पर संडे मैगजीन द हिंदू की कवर स्टोरी आई थी। ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार हस्तक्षेप करता रहता है। कला की चोरी एक गर्म मुद्दा है और भारतीय कला का दस्तावेजीकरण भी। 5 प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें के बिंदु 3, 4 और 5 यहाँ भी लागू होते हैं। हम अक्सर प्रश्नों प्रारंभिक जोड़ मुख्य को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि कोई उनका उत्तर कैसे दे सकता है। हम अपने स्रोतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किए बिना ऐसा करते हैं। याद रखें कि किसी के पास बाउंसर सवालों का अच्छा जवाब नहीं होगा। उदाहरण 2020 मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत या 2018 श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जिन लोगों ने एक ही स्रोत को बार बार संशोधित किया था, वे उन लोगों की तुलना में इन सवालों का कहीं बेहतर उत्तर देने में सक्षम होंगे जिन्होंने अच्छी तरह से संशोधन नहीं किया था। पहले बताए गए मंत्र का पालन करें। आप बाकियों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कला एवं संस्कृति क्या है? दोनों के बीच क्या अंतर है? जब हम कला और संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो मन में वह सब कुछ आता है
जिस पर यूपीएससी प्रश्न पूछता है, चाहे वह फारसी साहित्य हो, भक्ति, सूफी परंपरा या गांधार कला आदि। संभवतः आपके पास इन दो शब्दों के बारे में एक स्पष्ट विचार है, तो इससे पहले कि हम उनकी परिभाषाओं पर आगे बढ़ें, दोनों के बीच क्या अंतर है? निम्नलिखित अभ्यास आजमाएं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो समूहों में से एक में वर्गीकृत करें, कला या संस्कृति। 1. चोल कांस्य मूर्ति। 2. विभिन्न देवताओं की स्तुति में भजन गाना। 3. पुत्रवधू, अपने बड़ों का आदर करना। 4. भरतनाट्यम। 5. थोंगता। 6. सुजनी। 7. भाषा मैथिली। 8. बौद्ध धर्म और जैन धर्म। 9. नवरोज नवरोज। 10. इडली, डोसा और आलू पराठा। भरतनाट्यम और थोंगता प्रदर्शन कलाएं हैं। इस प्रकार उन्हें कला के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। हालांकि कलाकार या दर्शक के रूप में इन प्रदर्शनों का हिस्सा बनने से यह मेरा एक हिस्सा है, मेरी पहचान है की भावना रखने का मतलब ये होगा कि यह कला रूप किसी की संस्कृति का आंतरिक हिस्सा है। इसी तरह, जबकि उत्तम इडली, डोसा, आलू पराठा पकाना अपने आप में एक कला हो सकती है, इडली, डोसा और या आलू पराठा की एक प्लेट खाने की प्रक्रिया, विशेष रूप से जब विदेश में हो, जब आपके पास ये हो तो आपको इसकी कोई परवाह नहीं होगी। घर पर या भारत में किसी होटल में आप में से अधिकांश को ऐसा महसूस होगा जैसे आप भारतीय संस्कृति के रूप में संदर्भित हैं। भाषाएं, धर्म, पितृभक्ति और भजन गाना सभी संस्कृति का हिस्सा है, कला का नहीं। संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है। कला संस्कृति की अभिव्यक्ति है, एक निश्चित संस्कृति से संबंधित लोगों के रचनात्मक आग्रह की। रीति रिवाज और परंपराएं भी संस्कृति की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी संस्कृति को मानव बौद्धिक उपलब्धि की कला और अन्य अभिव्यक्तियों को सामूहिक रूप से माना जाता है और किसी विशेष लोगों या समाज के विचारों, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवहार के रूप में परिभाषित करती है। वही शब्दकोश कला को मानव रचनात्मक कौशल और कल्पना की अभिव्यक्ति या अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित करता है, आमतौर पर पेंटिंग या मूर्तिकला जैसे दृश्य रूप में, मुख्य रूप से उनकी सुंदरता या भावनात्मक शक्ति के लिए सराहना की जाने वाली रचनाओं का निर्माण करता है, और विभिन्न के रूप में रचनात्मक गतिविधि की शाखाएं, जैसे पेंटिंग, संगीत, साहित्य और नृत्य। वास्तुकला, सिंधु सभ्यता, मंदिर वास्तुकला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला। रॉक कट वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला, आधुनिक वास्तुकला, स्वतंत्रता के बाद की वास्तुकला। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रारंभिक ज्ञात संस्कृति है। इसका विकास मुख्यतः ताम्रपाषाण काल 3300-1300 ईसा पूर्व के दौरान हुआ। इस काल से संबंधित अधिकांश स्थलों की खुदाई आधुनिक भारत और पाकिस्तान से की गई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो महान शहर थे, जो लगभग 2600 बीसी पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में सिंधु नदी घाटी के किनारे उभरे थे। 19 और 2 शताब्दी में उनकी खोज और उत्खनन ने सभ्यता की वास्तुकला, प्रौद्योगिकी, कला, व्यापार, परिवहन, लेखन और धर्म के संबंध में महत्वपूर्ण पुरातात्विक डेटा प्रदान किया। इस काल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं सिंध में कोट दीजी, राजस्थान में कालीबंगन, पंजाब में रूपा, हरियाणा में बनावली, लोथल, सुरकोटडा और धोलावीरा, तीनों गुजरात में। उत्खनन स्थलों में राखीगढ़ी, ये हरियाणा में स्थित एक गांव है, सबसे बड़ा आईवीसी स्थल है।
वीराना को अब सबसे पुराना खोजा गया आईवीसी स्थल माना जाता है, जिसमें से कुछ सबसे पुराने टीले 7500 बीसी के हैं। पहले, मेहरगढ़, पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान में, लगभग 7000 बीसी का सबसे पुराना आईवीसी स्थल माना जाता था। सिंधु सभ्यता की वास्तुकला। आईवी वास्तुकला से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये शैली बिना किसी स्पष्ट विदेशी प्रभाव के स्वदेशी थी। इमारतों का निर्माण सौंदर्यबोध के बजाय विशुद्ध रूप से उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया गया था। वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास अक्सर अलगाव में नहीं होता है। हालांकि सिंधु घाटी वास्तुकला इसका अपवाद है। वास्तुशिल्प प्रथाएं स्थानीय संस्कृतियों से विकसित हुई, जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी खेती और देहाती समुदायों तक फैली हुई थीं। उदाहरणार्थ, उन्होंने अपने घर मिट्टी की ईंटों के विशाल चबूतरे पर बनाए। आईवी वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण रत्न इसकी नगर योजना में परिष्कार प्राप्त करना है। कोई अन्य समकालीन सभ्यता इस तरह के परिष्कार का दावा नहीं कर सकती। नगर नियोजन। मुख्य विशेषताएं। उपयोगितावादी दृष्टिकोण। हड़प्पावासी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अलग श्रमिक आवास स्थापित करके श्रमिकों के कल्याण का विचार दिया, जो अब एक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता बन गई है। किलेबंदी। इन स्थलों में सामान्य विशेषताओं में से एक थी। इस किलेबंदी का निर्माण मुख्य रूप से नागरिकों को किसी भी हमले से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। हड़प्पा नगरों का लेआउट। हड़प्पा के शहरों की नगर योजना बिल्कुल एक जैसी नहीं थी, लेकिन अधिकांश शहरों में यही पैटर्न अपनाया गया। किले की दीवार, गढ़ और निचला शहर, सड़कें और गलियां, जल निकासी प्रणाली और उनकी जल प्रबंधन प्रणाली। हड़प्पा शहर की योजनाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। शहर की योजना वास्तुकारों द्वारा ज्यामितीय उपकरणों की सहायता से तैयार की गई थी। हड़प्पा के अधिकांश शहरों में एक विशेष योजना का पालन किया जाता था। अधिकांश शहरों में गढ़ निचले शहर के पश्चिम में थे, लेकिन कुछ शहरों में ये दक्षिणी भाग में थे। कुछ ग्रामीण बस्तियों को सड़कों और गलियों की मुख्य दिशाओं के आधार पर ब्लॉकों और उप ब्लॉकों में भी विभाजित किया गया था। मकान गलियों के दोनों ओर फैले हुए थे। किलेबंदी की दीवार। कई प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों जैसे कई हड़प्पा शहरों को किलेबंदी की दीवार से संरक्षित किया गया था। कोटदीजी, रहमान देहरी, तारकई किला, कोहत्रास, बुथी, मेहरगढ़, धालेवान, वीराना, बालू, कालीबंगन आदि किले की दीवार से सुरक्षित थे। प्रवेश द्वार। कुछ हड़प्पा शहरों में एक प्रवेश द्वार था, जैसे लोथल और बालू, कालीबंगन, सुरकोटडा आदि में 2 या 2 से अधिक प्रवेश द्वार थे। प्रवेश द्वार 2 प्रकार के होते थे, एक वाहनों की गतिविधियों के लिए साधारण प्रवेश द्वार, जबकि दूसरे का कुछ विशेष महत्व होता था। हड़प्पा स्थल पर प्रवेश द्वार। गढ़। हड़प्पा काल में गढ़ों का निर्माण किले की दीवारों के साथ किया जाता था। उन्होंने निगरानी टावरों के रूप में कार्य किया। प्रयुक्त सामग्री। मिट्टी में प्रयुक्त सामग्री ईंटें, पक्की ईंटें, मिट्टी, पत्थर आदि। अंतर संचार मार्ग। कुछ हड़प्पा स्थलों में अंतर संचार मार्ग थे, जिनका उपयोग शासकों, पुरोहितों और आम लोगों के आवागमन के लिए किया जाता था। गढ़ और निचला शहर। हॉलो बुलेट। हड़प्पा शहर बस्ती के विभिन्न हिस्सों में चारदीवारी से बने थे। हॉलो बुलेट। गढ़ एक ऊंचे पठार पर बनाया गया था, जबकि निचला शहर शहर के निचले हिस्से में स्थित था। गढ़ एक ऊंचे पठार पर बनाया गया था, जबकि निचला शहर शहर के निचले हिस्से में स्थित था। निचला शहर गढ़ से बड़ा था।
जबकि ग्रेट बाथ जैसी सार्वजनिक इमारतें, गढ़ में बनाई गई थी। कौमा, निचले शहर में आमतौर पर केवल आवासीय इमारतें थीं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा आदि जैसे कुछ महानगरीय शहरों में गढ़ और निचले शहर थे। लेकिन अधिकांश शहरों में बस्तियों को गढ़ और निचले शहर में विभाजित नहीं किया गया था। ग्रिड पैटर्न 2600 बीसी तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में फैली सीधी सड़कों के ग्रिड द्वारा विभाजित खंडों के साथ बनाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ग्रिड पैटर्न देखा गया। आपदा रोधी। हड़प्पा के लोग बाढ़ से बचने के लिए चबूतरों पर अपने घर बनाते थे। जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पावासी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में निपुण थे। उन्होंने कुशल प्रणाली विकसित की। स्वयं सफाई के लिए नालियों में नियमित अंतराल पर बूंदों का निर्माण किया गया। निजी नालियां छोटी नालियों में और छोटी नालियां बड़ी नालियों में बहती थीं। बड़े नाले शहर के पूरे अपशिष्ट जल को बाहर खुले क्षेत्र में या कुछ प्रकार के तालाबों में ले जाते थे। कुछ नालियां पत्थरों या बड़े आकार की ईंटों से ढकी हुई थीं। सोख्ता जार, मैनहोल से पुल आदि जल निकासी प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक थे। कालीबंगन में एक मिट्टी ईंट नाली की खुदाई की गई। जलाशय, हॉलो बुलेट, धोलावीरा में जलाशयों का निर्माण भी हड़प्पा नगर नियोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। The case of Dholavira from the Indus Valley civilization presents a perfect analogy as to how climate change can increase future drought risk. Comment. Hollow bullet. मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और कुओं के साक्ष्य, कालीबंगन में स्नान प्लेटफार्मों और नालियों की संख्या, पानी के संरक्षण के लिए मनहर में चट्टानों को काटकर बनाए गए टैंक और बांध, और धोलावीरा में मानसर नाला और बनावली में रक्षा के लिए खाए आदि इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। हड़प्पा नगर योजना, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन। जल प्रबंधन। हड़प्पा के लोग जल प्रबंधन में बहुत कुशल थे। हड़प्पा की कृषि मानसून पर निर्भर थी, लेकिन उन्होंने बेहतर उत्पादन और अपनी फसलों को प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से बचाने के लिए नहरों का निर्माण किया। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ हाइड्रोलिक संरचना का भी निर्माण किया, ताकि वे उस पानी का उपयोग सिंचाई में कर सकें। बांध, नहरें और जलाशय जैसे कुछ साक्ष्य विभिन्न स्थलों पर पाए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के लिए लोथल इंजीनियरों द्वारा किए गए सबसे बड़े निर्माण में जहाजों को खड़ा करने के लिए एक कृत्रिम गोदी का निर्माण शामिल था। लोथल में एक कृत्रिम गोदी। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो में अन्न भंडार के पूर्व में स्थित है। यह प्राचीन विश्व का सबसे पुराना जल टैंक है। स्नानागार के फर्श में 5 परतें थीं। यह इतना जलरोधी था कि आज भी इसमें पानी बरकरार है। वहां चेंजिंग रूम थे। लोग संभवतः इसका उपयोग त्योहारों और धार्मिक समारोहों के दौरान करते थे। अन्न भंडार, मोहनजोदड़ो में अन्न भंडार सबसे बड़ी संरचना थी और हड़प्पा में लगभग 6 अन्न भंडार या भंडारगृह थे। इनका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। मकान आकार में भिन्न भिन्न होते थे। कुछ 2 मंजिले रहे होंगे। घर पक्की ईंटों से बने होते थे। अधिकांश घरों में एक केंद्रीय आंगन, एक कुआं, एक स्नान क्षेत्र और एक रसोई घर होता था। शहरी शहरों के आईवीसी का डिजाइन वर्तमान समय में भारतीय शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए इनपुट कैसे प्रदान कर सकता है। भारत में शहरी नियोजन की प्रमुख चुनौतियों में से एक इमारतों के बेतरतीब निर्माण से निपटना है। आईवीसी में सड़कों को ग्रिड जैसे पैटर्न पर बनाया गया था,
जिससे व्यवस्थित और नियोजित विकास की अनुमति मिली। आधुनिक समय में चंडीगढ़ के लिए ले कोर्बुज़िए की योजनाओं में ग्रिड आयरन पैटर्न के साथ एक आयताकार आकार प्रदान किया गया, जिससे यातायात की तेज गति संभव हो गई और क्षेत्र कम हो गया। वर्तमान शहरों की विशेषता खराब स्वच्छता नेटवर्क और खुली जल निकासी प्रणालियां हैं, जो कई संक्रामक रोगों को जन्म देती है। आईवीसी सिटी ने स्रोत पर ही कचरे को अलग करने पर जोर दिया और यदि बंद जल निकासी प्रणाली को शामिल किया जाए तो वर्तमान समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। आईवीसी में शहर को आवासीय क्षेत्रों और आम सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच भी स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था। वर्तमान शहर नियोजन में इसे शामिल करने से भारतीय शहरों में यातायात की भीड़ को कम किया जा सकता है। आईवीसी में घरों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि प्रकाश और हवा का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उदाहरण के लिए आईवीसी घरों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि प्रकाश और हवा का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। इन सुविधाओं को शामिल करने से वर्तमान समाज में कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद मिल सकती है। घरों के दरवाजे सड़कों की बजाय गलियों में खुलते थे, जिससे सड़कों पर यातायात के कारण धूल या अन्य कणों को घर में प्रवेश करने से रोका जा सके। आईवीसी के वर्षा की कमी वाले शहरों विशेषकर धोलावीरा में पानी के भंडारण के लिए टैंकों और तालाबों का उपयोग। आईवीसी के वर्षा की कमी वाले शहरों विशेषकर धोलावीरा में पानी के भंडारण के लिए टैंकों और तालाबों का उपयोग देखा गया है। हमारी वर्तमान शहरी योजना में जल संरक्षण रणनीतियों को शामिल करने से पेयजल संकट को रोका जा सकता है, जो चेन्नई ने कुछ साल पहले देखा था। प्रश्नों का अभ्यास करें। सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी से संबंधित शहरी शहरों का डिजाइन वर्तमान समय में भारतीय शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए इनपुट प्रदान कर सकता है। विश्लेषण 15OW10M सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना और संस्कृति ने किस हद तक वर्तमान शहरीकरण को इनपुट प्रदान किया है। चर्चा करना। यूपीएससी 2014। मंदिर वास्तुकला। जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति की शक्तियों से डरने और उनका सम्मान करने लगे, उन्होंने उनकी पूजा भी शुरू कर दी। मनुष्य ने इन शक्तियों का मानवीकरण किया ताकि लोगों के मन में ईश्वर की अवधारणा आकार ले सके। देवताओं को उनके मानव रूपों में मूर्तियों के रूप में मंदिरों नामक संरचनाओं में रखा जाने लगा। भारत में मंदिरों का विकास देश के हर क्षेत्र में हुआ, अक्सर क्षेत्र के भौगोलिक, जलवायु, जातीय, नस्लीय, ऐतिहासिक और भाषाई पहलुओं का बड़ा हिस्सा होता था। भारत में मंदिरों की शैली को आकार देने में भूमिका निभाने के लिए भारत में प्रारंभिक मंदिर हिंदू मंदिर का मूल स्वरूप। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली, नागर शैली या उत्तर भारत की मंदिर शैली। मंदिर वास्तुकला की वैश्य शैली। भारत में प्रारंभिक मंदिर। वैदिक काल के प्रारंभिक काल में मंदिरों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। सभी पूजा और अनुष्ठान पवित्र अग्नि के समक्ष किए जाते थे, जिन्हें यज्ञ कहा जाता था। हालांकि वेदों के बाद के काल में अग्नि के साथ साथ मूर्ति पूजा का भी चलन शुरू हो गया। इन मूर्तियों को बहुत ही प्राथमिक आवासों में रखा गया था। सबसे पहले मंदिर साधारण मिट्टी के टीले रहे होंगे, जिनकी जगह बाद में घास की छतों वाली ईंटों का निर्माण किया गया। One Indian ancient architecture is much more than what they are. What teachings can one draw from India's ancient inscriptions and temples in conserving water and fighting droughts to में पाए जाने वाले प्रारंभिक मंदिरों को निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
1. संधारा प्रकार प्रदक्षिणापथ के बिना। 2. निरंधरा प्रकार प्रदक्षिणापथ के साथ। और 3. सर्वतभद्र जिस तक सभी ओर से पहुंचा जा सकता है। इस काल के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर स्थल उत्तर प्रदेश में देवगढ़, एरन, नचना कुठारा और मध्य प्रदेश में विदिशा के पास उदयगिरी हैं। ये मंदिर साधारण संरचनाएं हैं जिनमें पीछे एक बरामदा, एक हॉल और एक मंदिर है। मध्य प्रदेश के नचना कुठारा में शिव मंदिर। होम, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, आर्किटेक्ट। हिंदू मंदिर का मूल स्वरूप। हिंदू मंदिर के मूल स्वरूप में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. गर्भगृह। गर्भगृह का शाब्दिक अर्थ गर्भघर है, जो एक प्रवेश द्वार वाला एक छोटा कक्ष था और समय के साथ एक बड़े कक्ष में विकसित हुआ। गर्भगृह को मुख्य प्रतीक को रखने के लिए बनाया गया है, जो स्वयं बहुत अधिक अनुष्ठानिक ध्यान का केंद्र है। हिंदू मंदिर के मूल घटक। 2. मंदिर का प्रवेश द्वार, जो एक पोर्टिको या स्तंभयुक्त हॉल हो सकता है जिसमें बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है और इसे मंडप के रूप में जाना जाता है। 3. स्वतंत्र रूप से खड़े मंदिरों में पहाड़ जैसा शिखर होता है, जो उत्तर भारत में एक घुमावदार शिखर का आकार ले सकता है और दक्षिण भारत में एक पिरामिड नुमा टॉवर, जिसे विमान कहा जाता है, का आकार ले सकता है। हिंदू मंदिर के मूल घटक। 4. वाहन, यानी मंदिर के मुख्य देवता का वाहन या वाहन एक मानक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के सामने अक्षीय रूप से रखा जाता है। Discuss the factors responsible for Discuss the factors responsible. Discuss the factors Discuss the factors responsible for मंदिरों के दो व्यापक क्रम ज्ञात हैं। उत्तर में नागर और दक्षिण में द्रविड़। कभी कभी नागर और द्रविड़ आदेशों के चयनात्मक मिश्रण के माध्यम से बनाई गई एक स्वतंत्र शैली के रूप में मंदिरों की वैश्य शैली का उल्लेख कुछ विशेषज्ञों द्वारा मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली के रूप में किया जाता है। भारतीय मंदिरों की प्रतिमा देवताओं की छवियों का अध्ययन कला इतिहास की एक शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे आइकोनोग्राफी कहा जाता है, जिसमें कुछ प्रतीकों और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के आधार पर छवियों की पहचान शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र और काल ने प्रतीकात्मकता में अपनी क्षेत्रीय विविधताओं के साथ छवियों की अपनी विशिष्ट शैली का निर्माण किया। किसी मंदिर में एक छवि की स्थापना सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध की जाती है। उदाहरण के लिए नदी देवियां गंगा और यमुना आमतौर पर नागर मंदिर में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर पाई जाती हैं। द्वारपाल आमतौर पर द्रविड़ के प्रवेश द्वार या गोपुरम पर पाए जाते हैं। मंदिरों इसी तरह मिथुन, कामुक, चित्र, नवग्रह, 9 शुभ ग्रह और यक्ष को भी उनकी रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। मुख्य मंदिर के चारों ओर सहायक मंदिर मुख्य देवता के परिवार या अवतारों को समर्पित हैं। अंत में अलंकरण के विभिन्न तत्वों जैसे गवाक्ष, व्याला, याली, कल्पलता, आमलका, कलश आदि का उपयोग मंदिर में अलग अलग तरीकों और स्थानों पर किया जाता है। नागर शैली या उत्तर भारत की मंदिर शैली। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली, जो उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुई, उसे नागर के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में यह आम बात है कि पूरा मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर बनाया जाता है और ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। एक और अनूठी विशेषता यह है कि इसमें आमतौर पर विस्तृत सीमा दीवारें या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं।
गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टॉवर के ठीक नीचे स्थित होता है। शिखर के आकार के आधार पर नागर मंदिरों के कई उपविभाग हैं। आमलक या कलश, जो शिखर पर स्थापित किया जाता है, मंदिर शैली के इस रूप की एक और विशेषता है। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली की मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है। भारत में नागर शैली के मंदिरों के अन्य उदाहरण हैं। सूर्य मंदिर, कोणार्क, मोढेरा, गुजरात का सूर्य मंदिर और ओसिया मंदिर, गुजरात। नो टेक्स्ट फाउंड। नो टेक्स्ट। शिखर की शैली के आधार पर मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का वर्गीकरण। रेखा प्रसाद या लैटिना। इन मंदिरों की विशेषता एक साधारण शिकारा है जिसका आधार चौकोर है और अंदर की ओर घुमावदार दीवारें हैं जिनका शीर्ष नुकीला है। प्रारंभिक मध्ययुगीन मंदिर जैसे मध्य प्रदेश एमपी के मरखेरा में सूर्य मंदिर, उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण रेखा प्रसाद शिकारा शैली में किया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर, शेखरी लैटिना का एक रूप है जहां शिकारे में एक मुख्य रेखा प्रसाद शिकारा और केंद्रीय शिखर के दोनों किनारों पर छोटी मीनारों की एक या अधिक पंक्तियां शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त आधार और कोनों में छोटे शिकारे भी हैं। खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली में निर्मित सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। भूमिजा, एक अन्य प्रकार का नागर मंदिर जो लैटिना शैली से विकसित हुआ। भूमिजा वास्तुकला परमार राजवंश के तहत मालवा में विकसित हुई थी। इन मंदिरों में एक सपाट ऊपर की ओर पतला प्रक्षेपण है जिसमें एक केंद्रीय लैटिना शिखर और टेपरिंग टॉवर द्वारा निर्मित चतुर्थांश पर लघु शिखर शामिल हैं। इन छोटे शिकारों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से उकेरा गया है। एमपी का उदेश्वर मंदिर इसी शैली में बना है। मप्र में उदेश्वर मंदिर, वल्लभी शैली के मंदिर आकार में आयताकार होते हैं जिनमें बैरल वॉल्ट वाली छतें होती हैं। गुंबदाकार कक्ष की छत ने उन्हें वैगन वॉल्टेड इमारतों संरचनाओं का उपनाम दिया है। तेली का मंदिर, ग्वालियर में 9वीं शताब्दी का मंदिर इसी शैली में बनाया गया है। फामसाना छोटी लेकिन चौड़ी संरचनाएं हैं जिनमें कई स्लैब वाली छतें होती हैं जो इमारत के मध्य बिंदु पर एक बिंदु पर पिरामिड की तरह सीधे ढलान पर ऊपर की ओर उठती हैं। कोणार्क मंदिर का जगमोहन फमसाना पद्धति में निर्मित है। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के उपविद्यालय, ओडिशा स्कूल। सबसे प्रमुख विशिष्ट विशेषता शिकारा देउल है जो शीर्ष पर अंदर की ओर मुड़ने से पहले लंबवत उठती है। मुख्य प्रकार वर्गाकार है जबकि ऊपरी भाग गोलाकार है। इन मंदिरों के बाहरी हिस्से में जटिल नक्काशी होती है और आमतौर पर अंदरूनी हिस्सा खाली होता है। उत्तर के नागर मंदिरों के विपरीत अधिकांश ओडिशा मंदिरों में चारदीवारी होती है। चंदेल स्कूल ओडिशा शैली के विपरीत इन मंदिरों की कल्पना एक इकाई के रूप में की गई है और इनमें शिकारे हैं जो नीचे से ऊपर की ओर घुमावदार हैं। केंद्रीय टावर और टावरों से कई लघु शिकारा उठते हैं जो धीरे धीरे पोर्टिको और हॉल दोनों के मुख्य टावर तक बढ़ते हैं। सोलंकी स्कूल वे चंदेल स्कूल के समान हैं, सिवाय इसके कि उनकी छतें नक्काशीदार हैं जो एक असली गुंबद की तरह दिखाई देती हैं। इन मंदिरों की विशिष्ट विशेषता सूक्ष्म और जटिल सजावटी रूपांकन है। केंद्रीय मंदिर को छोड़कर दीवारों के भीतरी और बाहरी दोनों किनारों पर नक्काशी देखी जा सकती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध नागर मंदिर। वन मध्य भारत गुप्त काल के नागर शैली के कुछ सबसे पुराने जीवित संरचनात्मक मंदिर मध्य प्रदेश में हैं।
ये अपेक्षाकृत मामूली दिखने वाले मंदिर हैं जिनमें से प्रत्येक में 4 खंभे हैं जो एक छोटे मंडप का समर्थन करते हैं जो गर्भगृह के रूप में काम करने वाले समान रूप से छोटे कमरे से पहले एक साधारण वर्ग पोर्च जैसा विस्तार जैसा दिखता है। देवगढ़ ललितपुर जिले उत्तर प्रदेश में 6ठी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में बनाया गया था, जो गुप्त काल के उत्तरार्ध के मंदिर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतना शैली में है, जहां मुख्य मंदिर एक आयताकार चबूतरे पर बनाया गया है जिसके चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर हैं। इसमें कुल 5 मंदिर हैं, इसलिए इसका नाम पंचायतन है। लंबा और घुमावदार शिखर भी इस स्थिति की पुष्टि करता है। इस घुमावदार लैटिनाया में है, जहां मुख्य मंदिर एक आयताकार चबूतरे पर बनाया गया है जिसके चारों कोनों में है, जहां मुख्य मंदिर एक आयताकार चबूतरे पर बनाया गया है जिसके चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर हैं। इसमें कुल 5 मंदिर हैं, इसलिए इसका नाम पंचायतन है। लंबा और घुमावदार शिखर भी इस स्थिति की पुष्टि करता है। इस घुमावदार लैटिनाया रेखा प्रसाद प्रकार के शिखर की उपस्थिति यह भी स्पष्ट करती है कि यह मंदिर की क्लासिक नागर शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर 954 में चंदेल राजा धनगा द्वारा बनवाया गया था। 1 एक नागर मंदिर, यह एक ऊंचे मंच पर स्थित है जहां सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। कोनों में 4 छोटे मंदिर हैं और सभी मीनारे या शिखर एक घुमावदार पिरामिडनुमा फैशन में ऊपर की ओर ऊंचे उठे हुए हैं, जो मंदिर के ऊर्ध्वाधर जोर पर जोर देते हुए एक क्षैतिज बांसुरीदार डिस्क में समाप्त होता है जिसे आमलक कहा जाता है, जिसके शीर्ष पर एक कलश या फूलदान होता है। टू मुकुट तत्व आमलक और कलश इस काल के सभी नागर मंदिरों में पाए जाते हैं। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का प्रतीक है। खजुराहो के मंदिर अपनी व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए भी जाने जाते हैं। मानवीय अनुभव में कामुक अभिव्यक्ति को आध्यात्मिक खोज के समान ही महत्व दिया जाता है और इसे एक बड़े ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में देखा जाता है। 2 पश्चिम भारत नो टेक्स्ट फाउंड एट दैट 2 पश्चिम भारत नागर मंदिर गुजरात और राजस्थान में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बना था और जिसे 1026 में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था, इस क्षेत्र में नागर शैली के मंदिर का एक उदाहरण है। इस मंदिर में गुजरात की लकड़ी पर नक्काशी परंपरा का प्रभाव स्पष्ट है। मोढेरा में सूर्य मंदिर 3 पूर्वी भारत पूर्वी भारतीय मंदिरों में उत्तर पूर्व बंगाल और ओडिशा में पाए जाने वाले मंदिर शामिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि टेराकोटा निर्माण का मुख्य माध्यम था और 7वीं शताब्दी तक बंगाल में बौद्ध और हिंदू देवताओं को चित्रित करने वाली पट्टिकाओं को ढालने के लिए भी था। तेजपुर के पास तापरवतिया से 6ठी शताब्दी की एक पुरानी मूर्तिकला वाली चौखट और असम में तिनसुकिया के पास रंगगोरा टी एस्टेट से कुछ अन्य मूर्तियां उस क्षेत्र में गुप्त शैली के आयात की गवाही देती है। क्षेत्रीय भिन्नता ऊपरी बर्मा से ताई के प्रवास के साथ आई शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली के साथ मिश्रित हुई और बाद में गुवाहाटी और उसके आसपास अहोम शैली के रूप में जानी जाने वाली शैली का निर्माण हुआ। कामाख्या मंदिर एक शक्तिपीठ देवी कामाख्या को समर्पित है और 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। कामाख्या मंदिर असम
नेपालों को कई बौद्ध मठ स्थलों के संरक्षक के रूप में मनाया जाता है। उस क्षेत्र के मंदिर स्थानीय वंगा शैली को व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए बर्दवान जिले के बराकर में 9वीं शताब्दी का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एक बड़ा घुमावदार शिखर दिखाता है जिस पर एक बड़ा आमलक लगा हुआ है और यह प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है। यह ओडिशा के समकालीन मंदिरों के समान है। यह मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की क्षेत्रीय विविधता का एक उदाहरण भी है। ओडिशा के मंदिर नागर क्रम के भीतर एक विशिष्ट उप शैली का गठन करते हैं। सामान्य तौर पर यहाँ शिखर, जिसे ओडिशा में देउल कहा जाता है, लगभग शीर्ष तक लंबवत है जब यह अचानक तेजी से अंदर की ओर मुड़ता है। कोणार्क में बंगाल की खाड़ी के तट पर 1240 के आसपास पत्थर से निर्मित सूर्य या सूर्य मंदिर के राजसी खंडहर है। इसका शिखर एक विशाल रचना थी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई 70 मीटर तक थी। इस क्षेत्र में अन्य प्रसिद्ध नागर मंदिर हैं। मुक्तेश्वर मंदिर, राजरानी मंदिर, लिंगराज मंदिर आदि। जगन्नाथ मंदिर, पुरी। फोर भारत के पहाड़ी राज्य कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। प्रमुख गांधार स्थलों से कश्मीर की निकटता। इसने गुप्त और गुप्तोत्तर परंपराओं के साथ मिश्रण करना शुरू कर दिया, जो सारनाथ, मथुरा और यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से इसमें लाए गए थे। परिणामस्वरूप बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराएं आपस में घुलने मिलने लगी और पहाड़ियों में फैलने लगी। पहाड़ियों में पक्की छतों वाली लकड़ी की इमारतों की भी अपनी परंपरा थी। इसलिए पहाड़ियों में कई स्थानों पर आप पाएंगे कि मुख्य गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लेटिना शैली में बने हैं। मंडप लकड़ी की वास्तुकला का एक पुराना रूप है। कभी कभी मंदिर स्वयं शिवालय का आकार ले लेता है। कुमाऊं के मंदिरों में से अल्मोड़ा के पास जागेश्वर और पिथौरागढ़ के पास चंपावत के मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जागेश्वर मंदिर, अल्मोड़ा के पास। मंदिर वास्तुकला की वैसा शैली। वेसरा मंदिर वास्तुकला शैलियों की नागर मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लवों द्वारा की गई थी, जिन्होंने 9वीं शताब्दी तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में शासन किया था। हालांकि वे ज्यादातर शैव थे, उनके शासनकाल से कई वैष्णव मंदिर भी बचे रहे। प्रारंभिक इमारतों का श्रेय आमतौर पर कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल को दिया जाता है। नरसिम्हावर्मन प्रथम, जिसे मामल्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो 640 ईस्वी के आसपास पल्लव सिंहासन पर बैठा था, को उसके स्थापत्य कार्यों के लिए मनाया जाता है। तट मंदिर, महाबलीपुरम। मंदिर वास्तुकला की इस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। सामने की दीवार के मध्य में एक प्रवेश द्वार है, जिसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में विमान के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर के टॉवर का आकार एक सीढ़ीदार पिरामिड जैसा है, जो उत्तर भारत के घुमावदार शिखर के बजाय ज्यामितीय रूप से ऊपर उठता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग केवल मंदिर के शीर्ष पर मुकुट तत्व के लिए किया जाता है, जिसका आकार आमतौर पर एक छोटे स्तूपिका या अष्टकोणीय गुंबद जैसा होता है। यह उत्तर भारतीय मंदिरों के आमलिक और कलश के बराबर है। भयंकर द्वारपाल या मंदिर की रक्षा करने वाले द्वारपाल गर्भगृह के प्रवेश द्वार को सुशोभित करते हैं। परिसर के भीतर एक बड़ा जलाशय
या मंदिर का टैंक पाया जाना आम बात है। दक्षिण भारत के कुछ सबसे पवित्र मंदिरों में मुख्य मंदिर, जिसमें गर्भगृह स्थित है, वास्तव में सबसे छोटे टावरों में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आमतौर पर मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा है। परिसर के भीतर एक बड़ा जलाशय या मंदिर का टैंक पाया जाना आम बात है। सहायक मंदिर या तो मुख्य मंदिर टॉवर के भीतर शामिल किए गए हैं, या मुख्य मंदिर के बगल में अलग अलग छोटे मंदिरों के रूप में स्थित हैं। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। द्रविड़ मंदिरों का वर्गीकरण। जिस प्रकार मुख्य प्रकार के नागर मंदिरों के कई उपविभाग हैं, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों के भी उपविभाग हैं। ये मूल रूप से 5 अलग अलग आकार के होते हैं। वर्गाकार, जिसे आमतौर पर कुटा कहा जाता है। ये मूल रूप से 5 अलग अलग आकार के होते हैं। वर्गाकार, जिसे आमतौर पर कुटा कहा जाता है। और चतुरस्र भी आयताकार या शाला या आयतिस। अंडाकार, जिसे गज पृष्ठ या हाथी पीठ कहा जाता है, या वृत्तायत भी कहा जाता है, जो घोड़े की नाल के आकार के प्रवेश द्वार के साथ अपसाइडल चैत्यों के वैगन वॉल्टेड आकार से प्राप्त होता है, जिसे आमतौर पर नासी कहा जाता है, गोलाकार या वृत्त। और अष्टकोणीय या अष्टिस। उपरोक्त वर्गीकरण एक सरल है क्योंकि कई अलग अलग आकृतियों को अपनी अनूठी शैली बनाने के लिए विशिष्ट अवधियों और स्थानों में जोड़ा जा सकता है। भारत में प्रसिद्ध द्रविड़ मंदिर। तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, द्रविड़ शैली में बनाया गया था, जिसे राजराज चोल ने 1009 के आसपास पूरा किया था, और यह सभी भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। दक्षिण में अन्य प्रसिद्ध द्रविड़ मंदिर हैं। तिरुवन्नमलाई, तमिलनाडु में एन्नामलायार मंदिर, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर आदि। द्रविड़ वास्तुकला में पल्लवों का योगदान। दक्षिण में पल्लवों ने 7वीं ईस्वी में सुंदर स्मारक बनाए। महेंद्रवर्मन और उनके पुत्र नरसिंहवर्मन कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। रॉक कट वास्तुकला में उनके योगदान की चर्चा अन्यत्र की जाएगी। महाबलीपुरम में तटवर्ती मंदिर बाद में बनाया गया था, शायद नरसिम्हावर्मन द्वितीय के शासनकाल में, जिसे राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था। इसमें शिव और विष्णु को समर्पित मंदिर है। No text found at that location. द्रविड़ वास्तुकला में चोलों का योगदान। चोलों ने पल्लवों से विरासत में मिली द्रविड़ मंदिर शैली को पूर्ण किया। इस समय के दौरान वास्तुकला शैली पल्लवों के प्रारंभिक गुफा मंदिरों से दूर जाकर अधिक विस्तृत हो गई। इस समय के दौरान मंदिरों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग प्रमुख सामग्री के रूप में किया जाने लगा। गोपुरम अधिक प्रमुख हो गए। उन्हें विभिन्न पुराणों का प्रतिनिधित्व करने वाली नक्काशी से सजाया गया था। चोल काल के दौरान विमानों को अधिक भव्यता प्राप्त हुई। उदाहरणार्थ, बृहदेश्वर मंदिर का शिखर 66 मीटर है। मंदिर के निर्माण में मूर्तियों के प्रयोग पर अधिक जोर दिया गया। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली। यूपीएससी पिछले प्रश्न। उपरोक्त विषय की समझ के आधार पर तथ्यों और अवधारणाओं के प्रति आपकी धारणा और इन अवधारणाओं को लागू करने की आपकी क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नोत्तरी में भाग लें। नागर, द्रविड़ और वैश्य हैं। 1,
3 main racial groups of the Indian subcontinent. भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह. 2. 3 main linguistic divisions into which the languages of India can be classified. 3 मुख्य भाषाई विभाग जिनमें भारत की भाषाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है. 3. 3 main styles of Indian temple architecture. भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां. 4. 3 main musical घरानास prevalent in India. के राज्य में मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी. 1. चालुक्य चालुक्य. 2. चंदेल चंदेल. 3. राष्ट्रकूटा राष्ट्रकूट. 4. विजयनगर विजयनगर. प्राचीन भारतीय मंदिरों को मोटे तौर पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है. ये वर्गीकरण इन मंदिरों के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न स्थापत्य शैलियों पर आधारित है. 3 प्रकार हैं नागर, वैश्य और द्रविड़. नागर शैली के मंदिर उत्तरी भारत में पाए जाते हैं. वैश्य शैली के मंदिर विंध्य और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में और द्रविड़ शैली के मंदिर गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच पाए जाते हैं. अतः विकल्प सी सही है. हॉलो बुलेट नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली. उत्तर भारत में पूरे मंदिर का निर्माण पत्थर के चबूतरे पर किया जाता है, जिसके ऊपर सीढ़ियां होती हैं. इसके अलावा दक्षिण भारत के विपरीत इसमें आमतौर पर विस्तृत सीमा दीवारें या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं. हॉलो बुलेट वेसरा. भारतीय हिंदू मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैलीगत परंपरा के लिए कई शब्दों में से एक है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विंध्य और कृष्णा नदी के बीच दक्कन, उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में किया जाता है. द्रविड़ वास्तुकला या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक वास्तुशिल्प मुहावरा है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग या दक्षिण भारत और श्रीलंका में उभरा, जो 16वीं शताब्दी तक अपने अंतिम रूप में पहुंच गया. विजयनगर साम्राज्य, जिसे कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है, दक्षिण भारत में दक्कन पठार क्षेत्र में स्थित था. इसकी स्थापना 1336 में संगम वंश के भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा की गई थी, जो यादव वंश का दावा करने वाले पशुपालक चरवाहा समुदाय के सदस्य थे. विजयनगर में स्थित कल्याण मंडपों का अर्थ दिव्य विवाहों का जश्न मनाना है. कल्याण मंडप एक खुला मंडप है जिसका उपयोग मंदिर की दिव्यता के प्रतीकात्मक विवाह से जुड़े समारोहों के लिए किया जाता था. प्रभावशाली स्तंभों से घिरे इसके आंतरिक भाग में पवित्र नृत्यों के प्रदर्शन के लिए केंद्र में एक मंच है. विशाल खंभे यालिस पर सवार सैनिकों से सजाए गए बड़े ब्रैकेट और छत के बीम ले जाते हैं. अतः विकल्प डी सही है. मंदिर वास्तुकला की वैश्य शैली. वेसरा मंदिर वास्तुकला शैलियों की नागर और द्रविड़ शैली का एक संयोजन है. ऐसा माना जाता है कि वैसार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द विश्रा से हुई है, जिसका अर्थ है लंबी सैर करने वाला क्षेत्र. कई इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि वैश्य शैली की उत्पत्ति आज के कर्नाटक में हुई थी. इस प्रवृत्ति की शुरुआत बादामी के चालुक्यों 500 to 753 ई द्वारा की गई थी, जिन्होंने ऐसी शैली में मंदिरों का निर्माण किया था जो मूल रूप से नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण था, जिसे एलोरा के मान्यखेता 750-983 के राष्ट्रकूटों चालुक्यों द्वारा और परिष्कृत किया गया था. लेकुंडी, दंबल, गडग आदि में कल्याणी 983-1195 ई और होयसला 1330 ई द्वारा इसका प्रतीकीकरण किया गया. बेलूर, हलेबिदु और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं. Comment on the unique features of Vesara tradition of Indian Hindu temple architecture that distinguished it from वास्तुकला की वैश्य शैली की अनूठी विशेषताएं.
अलंकरण। मंदिर की दीवारों और स्तंभों के अलंकरण के मामले में चालुक्य मंदिर स्वदेशी गुणवत्ता को दर्शाता है। द्रविड़ टावर का परिवर्तन। चालुक्य बिल्डरों ने प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई को कम करके और प्रत्येक मंजिल में बहुत अधिक अलंकरण के साथ उन्हें आधार से शीर्ष तक ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके द्रविड़ टावरों को संशोधित किया। नागारा टावर का परिवर्तन। यहाँ झुकी हुई मंजिल के बजाय टावर के ऊर्ध्वाधर आकार में संशोधन देखा जाता है। चालुक्य मंदिरों की दो विशेष विशेषताएं मंटपा और स्तंभ। 1. मंडप। मंडप में दो प्रकार की छत होती है, गुंबददार छत, चार स्तंभों पर खड़ी गुंबद जैसी छतें बहुत आकर्षक होती हैं, या चौकोर छत, ये पौराणिक चित्रों से सशक्त रूप से अलंकृत होती हैं। 2. स्तंभ। चालुक्य मंदिरों के लघु सजावटी स्तंभ अपने कलात्मक मूल्य के साथ खड़े हैं। इस शैली से निर्मित प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल हैं कल्लेश्वर मंदिर, कुक्कनूर, रामलिंगेश्वर मंदिर, गुडूर, सेमीकोलन, महादेव मंदिर, इट्टागी, सेमीकोलन, काशी विश्वेश्वर मंदिर, लेक्कुंडी और लेक्कुंडी में कई अन्य मंदिर। ब्रह्मदेव मंदिर, सावदी, पूरी तरह से तारामंडल होने के लिए उल्लेखनीय। सेमीकोलन, मल्लिकार्जुन मंदिर, सुदी और जोड़ा कलाशा मंदिर। चेन्नाकेशव मंदिर। One was the Vesara style of architecture की शैली पर मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली का प्रभाव। तीर्थ, सहायक तीर्थ, पंचायतन शैली की योजना नागर स्कूल से समानता रखती है। गर्भगृह को मंडप से जोड़ने वाली वेस्टिबुल की योजना ओडिशा के मंदिरों से मिलती जुलती है। कर्नाटक क्षेत्र के अधिकांश मंदिर स्तंभ उत्तरी भारत के शेखरी और भूमिजा प्रकार के स्तंभों से समानता रखते हैं। काशी विश्वेश्वर मंदिर। काशी विश्वेश्वर मंदिर। चालुक्य मंदिरों में देखी जाने वाली चरणबद्ध हीरे की योजना जो डिजाइन व्यवस्था की एक योजना है, उत्तरी क्षेत्र से है। कल्याणी के अधिकांश मंदिर नागर अभिव्यक्ति को चरणबद्ध हीरे या तार्कीय योजना के साथ चित्रित करते हैं। द्रविड़ प्रभाव मुख्य रूप से चालुक्य शासन के पहले भाग में चालुक्य मंदिरों के विमानों में दिखाई देता है। चालुक्य मंदिरों में लघु सजावटी मीनारे और दीवारों का अलंकरण नागर और द्रविड़ शैली दोनों का संयोजन दर्शाता है। दक्षिण भारत में कई साम्राज्यों के शासनकाल के दौरान निर्मित प्रसिद्ध मंदिर। नो टेक्स्ट। चालुक्य वास्तुकला। उनकी वास्तुकला में नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण शामिल था। इस समय के दौरान बनाए गए मंदिर ऐहोल, बादामी और पट्टदकल में पाए जा सकते हैं। उनके समय के दौरान बने मंदिरों में ढका हुआ चलने का रास्ता नहीं होता है। कैलाशनाथ मंदिर की नकल में बना पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वास्तुकला का आभूषण है। 7वीं सदी में बना एलोरा का रामेश्वरम मंदिर वी चालुक्य काल में बनाया गया था। लाड खान मंदिर और ऐहोल में दुर्गा मंदिर इस समय के दौरान बनाए गए अन्य उल्लेखनीय स्मारक हैं। विरूपाक्ष मंदिर राष्ट्रकूट वास्तुकला। वे चालुक्यों के उत्तराधिकारी थे। उनके मंदिर अधिकतर चालुक्य शैली की नकल पर बनाए गए थे। कृष्ण द्वितीय के समय निर्मित एलोरा का कैलास मंदिर साम्राज्य की वास्तुकला का प्रतिनिधि रूप है। कुक्कनूर में नवलिंग मंदिर इस अवधि के दौरान बनाया गया एक और मंदिर है। होयसल मंदिर वास्तुकला। बेलूर में विष्णुवर्धन के समय में चोलों पर उनकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया केशव मंदिर इस काल की एक प्रतिनिधि कला है।
इस मंदिर में एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर कई मंदिर हैं जो एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में बने हैं। ऐसी व्यवस्था इस समय के मंदिरों में हलेबीड, सोमनाथपुर और अन्य जगहों पर पाई जा सकती है। भगवान शिव को समर्पित होयसलेश्वर मंदिर इस अवधि के दौरान बनाया गया एक और प्रसिद्ध मंदिर है। होयसलेश्वर मंदिर विजयनगर वास्तुकला ये चालुक्य, होयसल, पांड्य और चोल शैलियों का एक जीवंत संयोजन है। स्थानीय कठोर ग्रेनाइट पसंद की निर्माण सामग्री थी, जैसा कि बादामी चालुक्यों के लिए था। विजयनगर मंदिरों की विशेषता अलंकृत स्तंभों वाले हॉल और राय गोपुरम या देवी देवताओं की आत्मकद आकृतियों से सुसज्जित स्मारकीय मीनारे हैं जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। विजयनगर मंदिर अपने नक्काशीदार खंभों के लिए भी जाने जाते हैं, जिनमें घोड़े, हिंदू पौराणिक कथाओं की आकृतियां और याली हिप्पोग्रिफ चित्रित हैं। कुछ बड़े मंदिर पुरुष देवता को समर्पित हैं, जिनमें उनकी महिला समकक्ष की पूजा के लिए एक अलग मंदिर है। विजयनगर शैली का उदाहरण देने वाले कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर और देवराय प्रथम का हजारा राम मंदिर शामिल हैं। विरूपाक्ष मंदिर आज का क्लास के आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक सिंधु सभ्यता और मंदिर वास्तुकला समाप्त हुआ। आप वीडियो को दोबारा देखकर जिस पार हमने निशान लगाया था नोट्स बना ले। यह नोट्स प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम दोनों में कम आएगा। कैल आर्ट एंड कल्चर के दूसरे टॉपिक का इंडो इस्लामिक वास्तुकला का क्लास शुरू होगा। आप वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को शेयर करें। आज के क्लास को देखकर पढ़ाई शुरू कर दे। वीडियो डेली अपलोड किया जाएगा। कैल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।